तो यहाँ पे मैं ग्रेविटेशन चैप्टर का एनसीईआरटी का वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखें, ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है लेट द स्पीड ऑफ द प्लैनेट एट द पेरिहिलियन पी इन फिगर 8.1 ए, तो डायग्राम है बेटा एक यहाँ पे गिवन 7.1 ए बी वी पी एंड द सन प्लैनेट डिस्टेंस एस पी बी आर पी. Relate Rp and Vp to the corresponding quantities at the aphelion Ra and Va. Will the planet take equal time to traverse BAC and CPA? बेटा देखो ये कैप्लर्स लॉ से हैं। कैप्लर्स के 3 लॉ होते हैं बेटा, ठीक है। पहला लॉ होता है लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरा लॉ होता है लॉ ऑफ एरिया, तो आपने पढ़ाया होगा इसके बारे में। जैसे कैप्लर्स जो है, ठीक है, कैप्लर्स का अगर हम लॉ की बात करें तो कैप्लर्स के 3 लॉ हैं बेटा, ठीक है। कैप्लर्स के 3 लॉ हैं। अगर हम बात करें कैप्लर्स की, कैप्लर्स लॉ पे बेस्ड है बेटा कैप्लर्स के 3 लॉ। फर्स्ट जो लॉ है बेटा एंड दिस इज इक्वल टू लॉ ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स में ये कहता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं सभी इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ, और सन जो होता है बेटा किसी इलिप्स के एक फोकस पे बैठा होता है, किसी एक फोकाई पे सन होता है बेटा, और उसके चारों तरफ जो जितने भी प्लैनेट हैं सभी रिवॉल्व करते हैं इलिप्टिकल पाथ में, ठीक है। लॉ ऑफ ऑर्बिट। नंबर 2 जो है बेटा एंड दिस इज इक्वल टू लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया ये कहता है बेटा कि इक्वल एरिया इक्वल टाइम में ट्रेवल करता है कोई भी प्लैनेट। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे तो ये जैसे इलिप्टिकल पाथ है, तो फर्स्ट लॉ को भी यहीं से हम देख लें। जैसे ये इलिप्स होता है बेटा, ठीक है, ये एक फोकस है, यहाँ पे एक दूसरा फोकस है, तो किसी एक फोकस पे आप सन को मान लो, लेट कि यहाँ पे सन है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है सन। तो जो भी प्लैनेट होगा बेटा सभी इलिप्टिकल पाथ में इसके चारों तरफ इस तरह से रिवॉल्व करता हुआ रहेगा इलिप्टिकल पाथ में। तो दिस इज़ द लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ एरिया कहता है कि अगर कोई प्लैनेट है, ठीक है, तो अगर कोई प्लैनेट है बेटा, तो प्लैनेट अगर यहाँ से यहाँ पे चलता है, प्लैनेट आता है, तो ये एरिया कितना कवर हुआ, ये एरिया हो गया, ठीक है, दिस इज़ द एरिया, ये एरिया हो गया। और अगर यही प्लैनेट यहाँ से बेटा यहाँ चलता है, अगर ये दोनों एरिया इक्वल है तो ये टाइम भी इक्वल लिया होगा बेटा। अगर ये एरिया मान लिया जाए कि A1 है और ये एरिया अगर मान लिया जाए कि दिस इज़ आल्सो A1, तो अगर इक्वल एरिया ट्रेवल कर रहा है बेटा तो टाइम भी जो ट्रेवल करने का लगा होगा वो आपका क्या लगा होगा, इक्वल लगा होगा, ठीक है। तो सेकेंड लॉ यही कहता है कि जो इक्वल एरिया इक्वल टाइम में ट्रेवल करता है, ठीक है, कैप्लर्स का सेकेंड लॉ हो गया। थर्ड लॉ ये कहता है बेटा, थर्ड लॉ इज नोन एज ए लॉ ऑफ पीरियड्स। लॉ ऑफ पीरियड्स ये कहता है बेटा, ठीक है, कि कोई भी प्लैनेट जो है, ठीक है, कोई भी प्लैनेट जो है जो एक चक्कर लगाता है, वन रोटेशन जो कंप्लीट करता है बेटा सन के चारों तरफ, उसका जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, टाइम पीरियड का स्क्वायर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका जो सेमी मेजर एक्सिस होता है, ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस बोल लें या एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट एंड सन, उसके डिस्टेंस के होल क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा। मतलब टी स्क्वायर टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है बेटा, ठीक है। तो ये थर्ड लॉ होता है। अब इसी कैप्लर्स लॉ पे बेस्ड है ये 7.1 नंबर जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअली ये पुराने वाले एनसीईआरटी से तो 7.1 है, नए वाले एनसीईआरटी में देखोगे तो ये 8.1 है आपका, ठीक है, ये 8.1 है। तो इसमें एक क्वेश्चन, एक डायग्राम आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है, जो यहाँ पे डायग्राम आपको गिवन है, नहीं ये पुराने वाले से है बेटा, नए वाले में आपका ये हमने जो फ़ोटो लिया है नए वाले का ही है ये, ठीक है, पुराने वाले में 8.1 है, खैर उसे में मतलब नहीं है। नाउ अगर हम डायग्राम देखें इसमें जैसे बोला है ना कि 7.1A डायग्राम, तो देखो 7.1A में डायग्राम क्या था, ठीक है, ये डायग्राम था 7.1A में, ये डायग्राम है, इस तरह से एलिप्स हो गया, ठीक है, और ये सन हो गया यहाँ पे, ठीक है, दिस इज इक्वल टू B, दिस इज इक्वल टू A,
एंड दिस इज इक्वल टू सी, ठीक है, ये है, एंड दिस इज इक्वल टू पी, एंड दिस इज इक्वल टू ये हो गया बेटा आपका, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू ए, दिस इज द सेमी मेजर एक्सिस, एंड दिस इज इक्वल टू ये हो गया बेटा यहाँ से यहाँ तक, दिस इज 2b, दिस इज द सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। ये दो इसके फोकस हैं बेटा, लेट दिस इज द एस, सो दिस फोकस इज एस डैश, ठीक है। ये आपको डायग्राम यहाँ पे गिवन है, जो 7.a लिखा है ना वही डायग्राम है। अब क्वेश्चन देखो क्या लिखा है कि लेट द स्पीड ऑफ द प्लैनेट एट द पेरीहिलियन पी इन फिगर दिस बी वी, ठीक है। पेरीहिलियन और अपहिलियन दो चीज़ें होती है बेटा, ठीक है, एक होता है पेरीहिलियन और एक होता है अपहिलियन। जो पेरीहिलियन होता है तुम्हारा, पेरीहिलियन का मतलब है बेटा कि जो प्लैनेट है वो सन से नज़दीक में है, सबसे नज़दीक में है, ठीक है। और अपहिलियन का मतलब होता है कि सन से सबसे दूर में है। तो देखो पी, यहाँ पे पी मतलब पेरीहिलियन, सन से नज़दीक में यहाँ पे प्लैनेट है, और ए मतलब अपहिलियन, मतलब सन से दूर है बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे कहा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन अगर देखें तो लिखा है कि लेट द स्पीड ऑफ द प्लैनेट एट द पेरीहिलियन पी, पेरीहिलियन पी का स्पीड गिवन है बेटा, यहाँ पे स्पीड वी है और यहाँ पे स्पीड जो है अपहिलियन पे वी है, ठीक है। डिस्टेंस भी गिवन है आपको कि द सन प्लैनेट डिस्टेंस एस पी इज़ आर पी, मतलब पेरीहिलियन का डिस्टेंस कितना है आर पी, रिलेट द करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज एट द अपहिलियन, दिस इज आर ए। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस हो जाएगा बेटा पेरीहिलियन और सन के बीच का, दिस इज इक्वल टू आर पी है बेटा, और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू कितना है आर ए है। अब देखो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा बेटा, क्योंकि टॉर्क इस पे क्या है 0, ठीक है। तो अगर हम देखें तो एंगुलर मोमेंटम क्या है कंजर्व, क्योंकि ये तो अपने से रिवॉल्व कर रहा है ना। और जो एंगुलर मोमेंटम होता है बेटा, अगर दोनों पॉइंट का हम निकालें जब एफिलियन और पेरीहिलियन का, तो कितना हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, सो दिस इज इक्वल टू एम पी आर पी एंड वी पी, सो दिस इज इक्वल टू एफिलियन का हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू मास ऑफ एम पी क्या हो गया मास ऑफ प्लैनेट एंड आर ए, दिस इज इक्वल टू आर ए मतलब हो गया आपका जो डिस्टेंस है, एंड वी ए मतलब वेलोसिटी हो गया बेटा, ठीक है। नाउ मास तो सेम ही है तो मास कैंसिल आउट हो गया प्लैनेट का, सो दिस इज इक्वल टू वी पी अपॉन वी ए, एंड दिस इज इक्वल टू वी पी अपॉन वी ए इक्वल टू हो गया बेटा आपका वी पी अपॉन वी ए इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू आर ए अपॉन कितना हो जाएगा आर पी हो जाएगा। सो यहाँ से अगर रिलेशन आप देखें तो पेरीहिलियन का जो स्पीड है डिवाइडेड बाई अपहिलियन का जो स्पीड है, ठीक है, इक्वल टू आर ए अपॉन कितना हो गया आर पी। हमने देखा बेटा कि आर पी जो है आर ए इज़ ग्रेटर देन आर पी, आर ए जो है क्या है आर पी से क्या है ज़्यादा है। तो अगर आर ए आर पी से ज़्यादा है बेटा तो हम सीधे कह सकते हैं यहाँ पे कि सो आर ए अगर आर पी से ज़्यादा है, ठीक है, तो वी पी जो है बेटा वो क्या हो जाएगा वी ए से ज़्यादा होगा। मतलब जो पेरीहिलियन है वहाँ पे स्पीड क्या होगी बेटा, पेरीहिलियन पे स्पीड ज़्यादा होगी, अपहिलियन पे स्पीड क्या होगी कम होगी। अगर तो अब यहाँ से देखो कि जो एरिया है एस बी ए सी, एस बी ए और सी, एस एंड दिस इज़ द बी, ये तुम्हारा बी पॉइंट है, एस ये है एस ए, देखो ब्लैक कलर से मार्क करता हूँ इसको मैं, ठीक है, या ब्लू कलर लगा देता हूँ यहाँ पे, एस बी ए और सी, ठीक है, एस बी ए और सी, ये जो एरिया है बेटा यहाँ पे, और दूसरा एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स, जो इलिप्स के द्वारा यहाँ पे बाउंडेड हो रहा है, एंड द रेडियस वेक्टर जो एस बी और एस सी है, दिस इज द एस बी एंड दिस इज द एस सी, ये रेडियस वेक्टर है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर देखें आप तो एस बी पी सी, ठीक है, एस बी पी सी जो है तुम्हारा, दिस इज द एस बी एंड दिस इज पी एंड सी, ठीक है। अगर यहाँ से देखें आप तो ये अगर इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको हमने हटा दिया यहाँ से, फिर से ये देखो इस रेड कलर से यहाँ पे बना देता हूँ मैं इसको, ये ऐसे था ये, ठीक है। तो ये जो एरिया है तुम्हारा बनेगा एस बी, इसको भी मिला देता हूँ मैं, ठीक है, ये जो एरिया बनेगा तुम्हारा एस बी ए सी, तो ये एरिया जो है बेटा ज़्यादा है, ठीक है। और अगर इधर का देखें एस बी पी सी, तो ये एरिया क्या है तुम्हारा कम है, ठीक है। तो केपलर सेकेंड लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ एरिया कहता है क्या, इक्वल एरिया आर स्वेप्ट इन इक्वल टाइम। केपलर का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि इक्वल एरिया स्वेप्ट इन इक्वल टाइम। सो हम यहाँ से कह सकते हैं बेटा कि जो प्लैनेट है
लॉन्गर टाइम लेगा बेटा BAC को कवर करने में। जो BAC है बेटा, इस एरिया को कवर करने में क्या लगेगा, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि CPB जो है बेटा, CPB जो है बेटा, ये एरिया क्या है, कम है, ठीक है। तो इसका टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसका टाइम क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो प्लैनेट है वो लॉन्गर टाइम लेगा BAC को कवर करने के लिए। BAC को कवर करने के लिए प्लैनेट को लॉन्गर टाइम लगेगा बेटा। नेक्स्ट में क्वेश्चन जो है बेटा, ये न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। हम जानते हैं बेटा, ये तो सब बच्चे जानते हैं कि अगर एक मास M1 है यहाँ पे, ठीक है, अगर एक मास यहाँ पे M1 है बेटा, एक मास यहाँ पे M2 है, दोनों का बीच का डिस्टेंस अगर R है तो फोर्स इक्वल टू होता है बेटा, जैसे G M1 M2 अपॉन कितना होता है, R²। ये सभी को पता है, ठीक है। वेयर G इक्वल टू होता है बेटा आपका, G की जो वैल्यू होती है, ठीक है, G इक्वल टू कितना हो जाता है आपका, G इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी कितना होता है, स्क्वायर होता है बेटा। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में 3। अब ये जो है बहुत सारे मासेज हैं, उसके कारण किसी एक मास पे फोर्स निकालना, ऐसा क्वेश्चन है। 3 इक्वल मासेज ऑफ mkg ईच आर फिक्स्ड एट द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए मास 2m प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड G ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। एंड B में है व्हाट इज द फोर्स इफ द मास एट द वर्टेक्स A इज डबल, ठीक है। अब देखिए बेटा, और इसमें AG BG और CG की वैल्यू 1 मीटर है। सी द फिगर 7.5 भी आपको यहाँ पे गिवन है कि 7.5 फिगर को आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ इसका, कि इसका डायग्राम कैसा बनेगा। तो ये देखो बेटा, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, दिस इज द ट्राइंगल, दिस इज इक्वल टू A, दिस इज इक्वल टू B एंड दिस इज इक्वल टू कितना है, C है। ये इसका सेंट्रॉइड है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज द मास M, दिस इज द मास M एंड दिस इज द मास M, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें बेटा यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो गया आपका, ठीक है, सेंट्रॉइड। और आपको BG AG BG और CG की वैल्यू गिवन है, ठीक है। दिस पॉइंट इज G, ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। अगर आप देखें बेटा यहाँ से, तो आपसे पूछा गया है A पार्ट में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए मास 2m प्लेस एट द सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड जो है बेटा G, वहाँ पे 2m मास रखा हुआ। अब सुनो मेरी बात, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो जो A फोर्स लगाएगा बेटा वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जो B फोर्स लगाएगा वो भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जो C फोर्स लगाएगा बेटा वो भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो लेट A ने जो फोर्स लगाया बेटा, सो दिस इज इक्वल टू AF AG A मान लेते हैं, ठीक है। और जो B ने फोर्स लगाया FB मान लेते हैं, जो C ने फोर्स लगाया उसको हम FC मान लेते हैं बेटा। अगर हम देखें यहाँ से, ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से हम देखें बेटा, तो अगर फोर्सेज निकालें, आप देखो डिस्टेंस तो सब गिवन नहीं है आपको, तो अगर डिस्टेंस से फोर्सेज निकालें तो व्हाट इज़ FA। देखो बेटा FA FB और FC तीनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि मास सेम है, डिस्टेंस सेम है। सो दिस इज इक्वल टू वैल्यू कितना हो जाएगा, G 2m इंटू कितना M अपॉन डिस्टेंस कितना 1 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2GM स्क्वायर। दिस इज द फोर्स। ये क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स आएगा 2GM स्क्वायर, 2GM स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज द फोर्स। अब यहाँ पे देखें तो FC और FB दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा बेटा, सो दिस इज 120 डिग्री, ठीक है। क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना हो जाता है यहाँ पे 60, तो ये 30, तो ये 30, तो 30 कितना 60, ये 30 ये 30 60, तो ये एंगल कितना 120, तभी ना टोटल सम 180 हो जाएगा। सो FB और FC का जो रिजल्टेंट होगा बेटा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। दिस इज द रिजल्टेंट किसका, BC का रिजल्टेंट। सो व्हाट इज FBC बेटा, सो FBC इक्वल टू अगर हम निकालें यहाँ पे तो FBC इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा रूट अंडर, सो दिस इज इक्वल टू FB का स्क्वायर प्लस FC का स्क्वायर एंड प्लस 2 FB FC एंड टू कॉस ऑफ कितना 120 डिग्री। सो बेटा अगर वैल्यूज आपके पुट करें, सो दिस इज इक्वल टू अगर हम देखें यहाँ से, तो ये जो FA FB FC है बेटा इसको हम यहाँ पे F मान ले रहे हैं, ठीक है, F। सो दिस इज इक्वल टू FBC इक्वल टू कितना रूट अंडर F स्क्वायर प्लस 2 कितना F इंटू F कॉस 120 इक्वल टू कितना
तो cos 90 प्लस 30, cos 90 प्लस 30 मतलब माइनस साइन 30, और साइन 30 1/2, सो दिस इज माइनस आ जाएगा बेटा 1/2, 2 कट जाएगा बेटा, सो दिस इज इक्वल टू एफ, बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, सो दिस इज इक्वल टू एफ हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ। सो अगर हम देखें बेटा यहाँ से, ठीक है, तो एफ बी सी कितना आ गया, एफ आ गया, और एफ ए कितना है, वो भी एफ है। सो नेट फोर्स कितना हो जाएगा बेटा जी पॉइंट पे, सो एफ ए भी एफ है, एफ ए की वैल्यू कितनी है, एफ, और बी और सी, एफ बी और एफ सी का रिजल्टेंट कितना है, एफ बी सी, और एफ बी सी भी एफ है। सो नेट फोर्स वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, एफ नेट इक्वल टू एफ बी सी जो रिजल्टेंट है माइनस एफ है, और दोनों की वैल्यू कितनी है बेटा, एफ माइनस एफ, सो दिस इज इक्वल टू कितना, 0। सो ए पार्ट का जो आंसर होगा बेटा, सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 0। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर लें बेटा, जो सेकंड पार्ट है, तो व्हाट इज द फोर्स इफ द मास एट द वर्टेक्स ए इज डबल। ए पे अगर आपने डबल कर दिया बेटा, यहाँ पे ए पे मास क्या कर दिया, डबल, तो अब यहाँ पे फोर्सेज अलग हो जाएंगे। अब आप नहीं कहेंगे कि एफ ए एफ बी एफ सी इक्वल है, अब एफ बी एफ सी इक्वल होगा बेटा, एफ बी जो होगा तुम्हारा, ठीक है, जो एफ बी होगा तुम्हारा, जो एफ बी होगा तुम्हारा, एफ बी और जो एफ सी है ये इक्वल होगा, इसको एफ माने, और एफ ए जो होगा बेटा वो कितना हो जाएगा, क्योंकि डबल हो गया मास तो 2f हो जाएगा बेटा। सो यहाँ पे आप नेट फोर्स निकालेंगे, और यहाँ पे नेट फोर्स की वैल्यू जो आ जाएगी बेटा, सो दिस इज इक्वल टू 2f माइनस एफ, सो दिस इज इक्वल टू एफ, और f की वैल्यू कितनी है बेटा, 2gm²। दिस इज द आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर।